सेशन शुरू करने में क्या दे रही है? सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है ग्रुप में, चैट में? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 कम है भाई अटेंडेंस। Guys, please mark your attendance फटाफट से. I don't have help from Jatin today. He's on leave. So kindly do this ASAP so that we can start the session. So guys, we are good to start. सबकी हो गई अटेंडेंस? Share window. I want to share. Which window I want to share? No window I want to share. हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? Give me a moment. Actually, I'm but in between that session. Yeah, guys, why I have to make that request again and again to all of you that you have to turn on your cameras?
why it is so difficult actually. क्या कंसर्न है भाई समझने में छोटी सी बात को? वाई आई हैव टू पुट ऑफ अ लॉट ऑफ माय एफर्ट्स इन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? Those who are coming late here won't be admitted from here onwards. We'll be focusing on the session. Whosoever has joined us, बढ़िया है. Going forward, I'll not let anybody in. It's already 10:39. So, guys, this is the topic of the session today: behavioral plus fundamental framework to understand equity markets. Uh, that what is earning per share EPS. One. Okay. So if you guys don't understand what, another thing which I want to ask from all of you, uh, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो काफ़ी लंबे टाइम से बैलेंस शीट्स बना ही रहे होंगे. Am I right with this understanding? You guys know what is balance sheet? Yes, sir. Yes, sir. है ना? जब आप लोगों को बैलेंस शीट समझ आ रही है तो बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं ना. और आप लोगों ने वो शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे ना, नंबर ऑफ इशूड शेयर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को पता होगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं बच्चे, फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू इन अ सिंपलेस्ट ऑफ द वे, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं ये उनके लिए थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. They have to understand this thing, otherwise they lose the plot probably जो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं. I want a special attention from the students who are not from the commerce background. That is, हम कोई भी जब बिजनेस करते हैं तो हम उस बिजनेस का एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं एनुअली. ठीक है, जैसे हमने बजटिंग समझी थी, ऐसे बिजनेस का भी एक रिपोर्ट कार्ड होता है. ठीक है, जिसको पे ट्रैक करते रहते हैं. आई गेस माय वॉइस इज कमिंग लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो हम अपने एक बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है, एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट बोलते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है आपको कि मेरे को जो भी मैं बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ उससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या मुझे कितना लॉस हो रहा है. ईजी है अंडरस्टैंड करना इस बात को. जब मैंने कोई भी बिजनेस किया, उसमें मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने से जुड़े या कोई भी सर्विस ऑफर करी, उसको बाज़ार उसको शुरू करने से लेके बाज़ार में लाने तक मेरे जो भी खर्चे होते हैं, बीट फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, व्हाट्सएवर इट इज़, वो हम लोग एनुअल बेसिस पे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं. एंड हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं टू चेक कि हमारे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं.
आई गेस सभी को एसेट्स और लाइबिलिटीज तो क्लियर है ना? कोई ऐसा भी है क्या जिसको एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब नहीं पता? इफ एनीबडी इज देयर इन द रूम कैन रेज देयर हैंड, जिसको एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंस नहीं पता। ओके, अनुज को नहीं पता। ठीक है, तो अनुज एसेट्स क्या होते हैं? जैसे एक बिजनेस है, उस बिजनेस के पास अपने एक मशीनरी है, एक मशीन है जिसके बेसिस पे मान लो एक टॉय बनाने वाला यूनिट है। अब उस टॉय बनाने वाले यूनिट के लिए एक मशीन खरीदनी है, ठीक है? अब वो मशीन खरीदेगा अगर, तो वो मशीन क्या है? बिजनेस का एक एसेट है, ठीक है? वो मशीन के रनिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे। जब वो उसको खरीदेगा तो मशीन बन गई उसकी एसेट। और अगर मशीन खरीदने के लिए उसने पैसा बैंक से लोन लिया है तो वो बन गई उसकी लायबिलिटी। अब मशीन एक है, लेकिन मशीन का जो लोन है वो हमारे लायबिलिटीज़ में आ गया, क्योंकि हम उसने खरीदने के लिए हमने उसको लोन लिया था। और जो मशीनरी आई उसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी एसेट साइड में आ गई। ऐसे ही गुडविल होती है। ये शायद आप सब, चलो गुडविल तो डिफिकल्ट एग्जांपल हो जाएगा नॉन साइंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए। बहुत सिंपल, मशीनरी समझ आ गया अनुज? गॉट इट? यस सर। एसेट समझ आ गया, जैसे कोई गाड़ी है बिजनेस के अंदर, वो एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर है कोई ऑफिस में लगा हुआ, वो एक एसेट है। लायबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? जो बाजार का हमने पैसा देना है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमारी लायबिलिटी है, हमें वो पैसा देना पड़ेगा जाके, ठीक है? तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं हमारे बिजनेस के जो हमारे एसेट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी लायबिलिटीज़ होते हैं। इन दोनों का बैलेंस बनता है बिजनेस के अंदर, ठीक है? उसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। हमारे एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू आवर लायबिलिटीज़, ठीक है? शेयर कैपिटल जो होती है, जो इनिशियल जो मालिक होता है वो अपना जो पैसा लेकर आता है वो भी लायबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। और वो शेयर कैपिटल जो है बिलोंग करती है ओनर ऑफ द कंपनी को, बट लाइबिलिटीज़ वाली साइड में वो आती है, नॉट इन दी एसेट साइड, ठीक है? चलो, तो नाउ बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है? और आपको ये समझ आ गया कि बैलेंस शीट में जब हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल जो है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के कंसर्न में या कंपनीज के कंसर्न में नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताने पड़ते हैं कि मेरे कितने नंबर ऑफ इशूड शेयर हैं, ठीक है? अगर मेरा प्रॉफिट कंपनी का है मान लो 1 करोड़ रुपए, और मेरे अगर 1 करोड़ ही इशूड शेयर हैं तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इशूड शेयर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? बिकॉज ये टॉपिक समझो तो फिर मैं अगला प्रेजेंटेशन तभी चला पाएंगे जब आपको ये बेसिक क्लियर होंगे। हाँ जी, Clear है sir. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. If you guys will not say anything, I will understand that you guys got the concept. If you have any questions, you can ask. तो जब नंबर ऑफ इशूड शेयर, अब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ ऑल कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे उसको, सॉरी आपका कितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इशूड शेयर इज व्हाट वी कॉल अर्निंग पर शेयर। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो, ठीक है? तो अब प्राइस क्या है यहाँ पर? जो जिस कंपनी आपका जो शेयर प्राइस है, जिस रेट पे आपका शेयर बाजार में घूम रहा है वो आपका प्राइस है, डिवाइडेड बाय जो आपने ईपीएस अभी निकाला है, ईपीएस है ना, अर्निंग पर शेयर, उसको डिवाइड करते हो तो आपका पी रेशो आ जाता है, ठीक है? मान लो अगर किसी कंपनी का शेयर बाजार में 10 रुपए का ट्रेड हो रहा है और उसका जो ईपीएस है वो 1 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है? गॉट इट?
प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या Yes, होती sir. है? अब प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें क्यों जाननी है, इंपॉर्टेंट है ना। प्राइस टू अर्निंग रेशो एक आउट ऑफ अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स जो हैं देखने के लिए कि मेरा शेयर महंगा है या सस्ता है, उनमें से एक काफ़ी कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है विच वी कॉल पीई रेशो। तो वो हमें बताता है कि मैं फ्यूचर अर्निंग्स के लिए कितना पैसा आज पे कर रहा हूँ इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, वेदर आई एम बाइंग अ स्टॉक इज़ अ चीप स्टॉक और एन एक्सपेंसिव स्टॉक। ये डिसीजन लेने में मुझे प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस वाज द कंटेक्स्ट दैट यू शुड ऑल नो दैट व्हाट इज ईपीएस, व्हाट इज पीई एंड व्हाई पीई इज इम्पोर्टेंट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो देखो गाइस, बिहेवियर तो utmost importance रखता ही है when you look at the markets, because अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थोड़ा डिफरेंट था, और अभी का जो सेशन है वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू गाइज विल बी रियलाइजिंग दैट कुछ नई सारी टर्म्स आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। So kindly pay a lot of attention. Wherever you guys feel that you have a query, you can easily ask. ठीक है? You guys have all the rights to stop me in between and ask your questions. If you guys will ask questions, I hope your doubts will be cleared straight away. तो जैसे भी सर गए आप लोगों को तो क्वेश्चन आप पूछ लेना, ठीक है। सो बिहेवियर जो है प्राइजेज में रिफ्लेक्ट करता है ड्रामेटिकली। आज किसी कंपनी का शेयर अगर हम जैसे पहले अपनी डिस्कशंस में जोमेटो को लेके चल रहे थे, तो जोमेटो हो सकता है ना भी प्रॉफिटेबल हो, किसी पॉइंट पे प्रॉफिटेबल नहीं भी था, लेकिन उसका शेयर प्राइस जो था तब भी बाजार में मूव तो कर ही रहा था ना। सो पीपल वर विलिंग टू गिव हिम, अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई पी देने को भी तैयार है। लॉस मेकिंग कंपनीज में तो पी होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, अर्निंग पर शेयर ही नेगेटिव है। जब अर्निंग पर शेयर ही नेगेटिव है तो पी कैसे होगा। तो बहुत सारे पैरामीटर जो है वो बिहेवियर की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से, सेंटिमेंट की वजह से बाजार में चलते हैं। फंडामेंटल फ्रेमवर्क जो है ये बहुत सीधा सीधा गणित है कि कितना मुनाफा आप बना रहे हो, उसके भाव बेसिस पे क्या भाव आपके शेयर का होना चाहिए, ठीक है। बट बिहेवियर जब उसमें ऐड होता है तो प्राइस में वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। आई लेट यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। सो व्हाट we going to discuss is how psychology and fundamentals combine to drive the stock returns, and दोनों का importance क्या है, this is what we will be discussing, ठीक है। So guys, this is a very 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 important statement, ठीक है, which I have written here is that finance starts where rationality ends, ठीक है। ये statement ना अपने दिमाग में ना बिठा लो। रैशनैलिटी सबको पता है क्या होती है। रैशनैलिटी क्या बोलती है? 2 + 2 4। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस स्टार्ट्स वेयर रैशनैलिटी एंड्स। ट्रेडिशनल फाइनेंस अज्यूम्स दैट रैशनल फैक्टर्स, बिहेवियरल फाइनेंस रिवील द ट्रूथ। बिकॉज चलो बताता हूँ आपको बाद में इसमें। मार्केट्स आर शेप्ड बाय फियर, greed and cognitive biases. Understanding both the numbers and the psychology is essential for any serious investor. आप लोगों को जो ये स्टेटमेंट किसी को क्लियर, मतलब कि एनीबडी हैज, किसी को क्लियर है ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस स्टेटमेंट को जो यहाँ लिखी हुई है? I want to run this session very slow actually, so that you guys can understand this.
Anyone? चलो, no responses. Guys, अभी तक हम क्या समझ रहे थे? That finance के अंदर 2+2=4 होते हैं. आपको अभी तक यही पढ़ाया गया है ना? अभी तक आप लोग यही पढ़ते आए हो ना कि 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. यही पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग अभी तक. Yes, sir. बच्चे का कॉग्निटिव बायसेस बहुत सारे होते हैं. आई लेट यू नो आगे आगे जब वो आएंगे फॉरवर्ड. और बायसेस के ऊपर, बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर वी विल कंडक्ट अ सेपरेट सेशन कंप्लीटली. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. तो अभी तक आप लोगों ने तो समझ लिया था कि आपको पढ़ाया गया, लेकिन जब शेयर मार्केट में, जब शेयर बाजार में आ जाता है तो आपको, अभी मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है. ठीक है, अर्निंग पर शेयर है. अगर आपको एक शेयर खरीदना है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप क्या सोचोगे शेयर खरीदते हुए कि जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा मैं वो शेयर खरीद लूँगा या खरीद लूँगी. ऐसे ही सोचोगे ना. ये थॉट में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि अगर मेरा अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है तो मुझे खरीदना नहीं चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें. इसमें तो किसी को डाउट नहीं No, sir. है ना. तो अर्निंग पर शेयर जो है हमें ये बता रहा है कि मेरा ज़्यादा होना चाहिए. जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा. ठीक है, लेकिन मार्केट्स में कई बार ऐसा होता है, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका अर्निंग पर शेयर कम होता है, फिर भी उनकी स्टॉक की रिटर्न ज़्यादा होती है. शॉर्टर टर्म में यू सी ह्यूज प्राइस मूवमेंट्स इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जब आप स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस करते हो या स्टॉक को स्पेसिफिकली सर्च करते हो, देन यू विल सी दैट अ कंपनी जिसका ईपीएस शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ 10% बढ़ रहा है, उसका जो स्टॉक का रिटर्न है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% हो सकता है. ठीक है, ईपीएस अगर समझ आ गया तो ईपीएस की ग्रोथ भी होगी. फिर हर साल हम ये देखें ना कितना ईपीएस बढ़ रहा है मेरा. अगर एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट हर साल 10% से बढ़ रहा है, लॉजिकली उसके शेयर का प्राइस भी हर साल 10% से बढ़ना चाहिए, है ना. बट Yes. मार्केट्स में, लिस्टेड मार्केट्स में कभी कभार 10% की अर्निंग ग्रोथ वाले शेयर का प्राइस हर साल 25, 30, 40, 50% से भी बढ़ जाता है. और कभी कभार 50% अर्निंग ग्रोथ वाले शेयर का प्राइस सिर्फ 5% से बढ़ता है. अब ये क्यों होता है इसको हम समझेंगे हमारी प्रेजेंटेशंस के साथ. हमारे डिस्कशन का आज का हमारा एजेंडा यही है. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट फाइनेंस स्टार्ट्स वेयर रैशनैलिटी एंड्स, बिहेवियरल फाइनेंस रिवील्स दैट ट्रूथ. ठीक है, अब हम बताएंगे कि क्या क्या इमोशंस है, कैसे कैसे काम करते हैं. ठीक है, आई होप अभी तक सेशन इज वेरी स्लो एंड यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है. नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू एक्सीडेंटली मैंने सेशन ही एंड कर दिया था. सो आई एम बैक. तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना आप सब लोगों के लिए. दैट इज, अभी हम कोशिश करते हैं समझने की कि भी प्रॉफिट्स और लॉसेस में ह्यूमन बीइंग्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, सो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से. ठीक है, एंड एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट. ठीक है, चैट बॉक्स में सब के सब लिखेंगे. ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दूं कि रुको, सिचुएशन मुझे हैव टू क्राफ्ट अ सिचुएशन है ना. गिव मी अ मोमेंट. तो इफ आई गिव यू अ सिचुएशन, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप लोगों को मेरे साथ एक गेम खेलनी है. ठीक है,
एवरीबडी इज रेडी टू प्ले द गेम। तो गेम के अंदर क्या है, हम क्या करने वाले हैं कि आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि गेम के अंदर आपको 2 चीजों में से एक चीज को चूज करना है। या तो आपको 500 रुपीज गारंटीड मिलेंगे, या फिर आपको एक कॉइन फ्लिप करना होगा, और अगर उसमें हेड्स आया तो आपको 1000 रुपीज मिलेंगे। गॉट द ऑप्शंस? दोनों के दोनों ऑप्शन समझ गए सारे के सारे? या तो हर पार्टिसिपेंट में जो भी आया है गेम खेलने, या तो वो 500 रुपये गारंटीड ले ले मुझसे, या फिर वो एक कॉइन फ्लिप करे। कॉइन फ्लिप करने के बाद जिसको भी हेड्स आएगा मैं उसको 1000 रुपीज दूंगा। ठीक है? ऑप्शन ए इज 500 रुपीज गारंटीड, ऑप्शन 2 1000 रुपीज इफ यू गाइज गेट अ हेड्स while flipping a coin। कौन कौन क्या क्या ऑप्शन चूज कर रहा है? गाइस, सबसे पहले भाविका ने बोला मुझे ऑप्शन बी चाहिए, रिया ने बोला ऑप्शन बी। भाविका, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. क्यों किया आपको ऑप्शन बी, क्यों चाहिए? काइंडली एक्सप्लेन। Sir, probability of getting heads and tails is 50-50. So ओके I'll rather take the risk and earn 1000. ओके, सो लेट मी, रुको रुको, अभी और किसने बोला था बी भाई? भाविका के बाद किसने बोला था? रिया ने। रिया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, बताओ। सर सेम रीजन 50-50% चांसेस है कि मेरे को मिलेंगे 1000 रुपीज, इसलिए। यंशिल ने भी बोला है बी, आर्यन ने भी बोला है। यंशिल एंड आर्यन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर सेम ही रीजन है, 50-50 चांस है, मतलब 50% चांस इस चीज के भी है कि मैं 1000 रुपीज विन कर जाऊं। तो आप चारों के लिए एक मेरे पास और गेम है अभी आप चारों के लिए, बाकी तो छोड़ दो। अब आप सिर्फ आप अभी चारों के लिए है ऑप्शन ये। अभी आप चारों को अलग गेम खेलनी है मेरे साथ। इन दैट केस यू गाइस विल गेट 1 लाख रुपीज गारंटीड, और 10 lakh rupees if you guys gets a heads, sorry 2 lakh rupees if you guys gets a heads। अमाउंट बढ़ गया है आप चारों के लिए 1 लाख रुपए गारंटीड, या फिर 2 लाख रुपए अगर हेड्स आ जाएगा। 1 lakh रुपए guaranteed. बाकी यंशिल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। शक्ल दिखाओ भाई अपनी, छुपा के रखा चाहे अपना। यंशिल, आपके लिए अगर मैं बोलूं 1 करोड़ रुपए गारंटीड या 2 करोड़ रुपया हेड्स या टेल वाला ऑप्शन से। सर 1 करोड़ तो गारंटी के मिल ही रहा है, बाकी तो रिस्क के ऊपर बात है बड़ी। कुछ नहीं मिलेगा ना उसमें, फिर जीरो भी तो मिल सकता है। ऑप्शन बी में तो हेड्स आया तो ही कुछ नहीं मिलेगा तो ना। कुछ गारंटी नहीं। में एश्योरेंस नहीं है कि वो जब आप कॉइन फ्लिप करने जाओगे तो हेड्स आने पे ही मिलेगा वो 2 करोड़, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आई गेस सबको एग्जांपल सर क्लियर था ना, अगर मैंने क्लियर नहीं किया था तो? सर अब हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब हमने नहीं 10 नहीं, आप लाख सिर्फ इस रुपए। पॉइंट पे आंसर करो, अभी ज्ञान नहीं, सिर्फ चूज करना है इसमें से। बी ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन ही है, चलो ठीक है। सो गाइस, अभी मोस्ट ऑफ यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन ए। वाई? बिकॉज जहाँ पे भी आपको गारंटीड रिटर्न्स नजर आती हैं वहाँ पे आप रिस्क नहीं लेते हो। ठीक है, समझ आ रहा है पॉइंट? आप लोग Yes, sir. कुछ ऑर्डरली बिहेव नहीं कर रहे हो, सारे के सारे लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, चलो
एक और क्विज है। अब आप में से सभी लोगों के लिए सेम क्वेश्चन है अगेन। अब आप सब लोग गेम में तो आ गए हो, ठीक है ना, अब पार्टिसिपेट कर रहे हो। नाउ एवरीबडी विल लूज 500 रुपीज जैसे ही वो गेम के अंदर अब आ चुके हैं, क्योंकि सब पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, सबको 500 रुपये तो लगेंगे। अभी आई विल गिव यू द कॉइन वंस अगेन टू फ्लिप इट। अगर आप लोगों को हेड्स आया तो आपको वो 500 रुपये का लॉस नहीं, सॉरी, दैट लॉस विल बी 1000 रुपीज। हाँ, ऐसे बेटर रहेगा। या तो गारंटीड 500 का लॉस ले लो या कॉइन फ्लिप करो। अगर हेड्स आया तो 1000 रुपये का लॉस हो सकता है, टेल्स आया तो 500 का लॉस होगा। हेड्स आने पे आपका लॉस बढ़ सकता है। रिपीट करना। 500 का लॉस आपको गारंटीड है और आप कॉइन फ्लिप करोगे। अगर आपका हेड्स आ गया तो आपको 1000 रुपीज का लॉस होगा। अगर टेल्स आ गया तो कोई लॉस नहीं होगा। अब बताओ कितने लोग जो है इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। क्वेश्चन में रीफ्रेम कर देता हूं। आई विल रीफ्रेम माय क्वेश्चन वंस अगेन। आप लोग गेम में आ गए हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 500 रुपए का गारंटीड लॉस ले लो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप आओ कॉइन फ्लिप करो। अगर उसमें टेल्स आ गया तो कोई लॉस नहीं होगा, और अगर हेड्स आ गया तो 1000 रुपए का लॉस होगा। नहीं, पार्टिसिपेशन तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा पार्टिसिपेट। ऑप्शन बी, अमरजोत सेज ऑप्शन बी। ओके, वो कोशिश करेगा अपना लॉस बचाने की। ओके, 500 का गारंटीड लॉस ले लेगी तनीषा। ओके, फ्लिप द कॉइन। ओके, ऑप्शन ए। सबको गारंटीड लॉस ले लेंगे सब 500 रुपए का, ठीक है। अब मैं आऊं ये बोलूं, ठीक है, लेट मी चेंज दिस नाउ। अगर आपको बोलूं 500 रुपए का लॉस तो गारंटीड है ही है, आओ कॉइन फ्लिप करो। इफ यू गाइज गेट्स अ हेड्स, ठीक है, तो देयर विल बी नो लॉस फॉर ऑल ऑफ यू। 500 का लॉस तो गारंटीड है अगर आप गेम में पार्टिसिपेट करो। अगर आप कॉइन फ्लिप कर लो, अगर आपका हेड्स आ गया तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? ऑप्शन ए इज गारंटीड लॉस, ऑप्शन बी इज फ्लिपिंग द कॉइन। अभी देखो ऑल ऑफ अ सडन सबके ऑप्शन बी पे शिफ्ट हो गए। कोई और है क्या जो ऑप्शन नहीं करना चाहता अभी भी? फ्लिपिंग द कॉइन के अलावा है कोई बचा हुआ है गारंटीड 500 के लॉस में? अब गाइस, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे थे, इससे आप लोगों ने क्या समझा? आप लोग अपने बिहेवियर्स के बारे में बताओ। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन योर बिहेवियर? कि हम लोग लॉस बचाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, लॉजिकली तो यही दिख रहा है आप लोगों के हरकतों से। क्या आप अकेले हो जो ऐसा बिहेव करते हो? सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है गाइस। ह्यूमंस आर इमोशनल, बायस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी। लॉसेस लूम्स लार्जर देन गेन्स। जब मैं आपको बोलता हूँ कि तुम्हें 1000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है तो तुम्हें खुशी होगी, ओके है, हो जाएगी, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ तुम्हें 1000 रुपए का लॉस होने वाला है, एकदम ही दुख हो जाएगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई, मैं 1000 रुपए का लॉस क्यों बर्दाश्त करूँ? 1000 रुपए का प्रॉफिट उतनी खुशी देगा ही नहीं। 1000 रुपए का लॉस 3 गुना दुख देता है ज्यादा, ठीक है ना। तुम अभी चले जाओ बाजार में जाके, तुम अपनी मर्जी से किसी को 500 रुपए का दान दे दो, कोई स्ट्रेस नहीं है।
लेकिन 500 रुपए किसी को देने के बजाय तुम्हारे 500 गिर जाएं, तो बड़ा दुख होगा यार, 500 रुपए का नुकसान हो गया, मैं तो 36 काम कर लेने थे मैंने इस 500 रुपए से, ठीक है। सो दिस इज हाउ you guys feel when you get losses, and you, with the same amount of money you feel different when you get a loss and when you get a profit, ठीक है। और सेम स्टोरी में रिस्क प्रेफरेंसेस फ्लिप विद द कंटेक्स्ट। जैसे ही मैंने ये बोल दिया आप लोगों को दैट 500 रुपए का तो लॉस गारंटीड है ही है, आओ सिक्का उछाल लो, ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है तुम्हारा 500 का लॉस बच जाए, तो सब के सब लोगों ने एकदम चूज कर लिया कि हम तो सिक्का उछाल लेंगे। सो दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी सिचुएशन जैसे ही बदलती है वैसे ही जो है आपके डिसीजंस भी बदल जाते हैं। अभी तक जब तक कंपल्शन नहीं थी सिक्का उछाल के लॉस लेने की, तब तक कोई इंटरेस्टेड नहीं था लॉस लेने में। जैसे ही कहा यार अब तो लॉस हो सकता है, अब कहते हैं तो फंस गए यार, चलो सिक्का उछाल के देख लेते हैं, 500 तो गए गए हैं, कोशिश करते हैं कि चलो 500 में से कुछ बच जाए, तो है ना, क्या पता 500 बच ही जाए हमारे। अगर मैं ये बोल देता कि 500 का प्रॉफिट हो जाएगा, या तो 500 का लॉस ले लो, सिक्का उछाल के 500 का प्रॉफिट ले लो, तो फिर गारंटीड सब लोग ये काम पे आ जाता कि प्रॉफिट होगा ही होगा, तो मैं सॉरी लॉस बचने के चांसेस है, प्रॉफिट भी हो सकता, तो मैक्सिमम जनता इधर आ जाती है। सो दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, and you have to be very very conscious when you are taking decisions, and you guys have to understand one thing, that every time if you guys are thinking that you guys are taking decisions, so you guys under a great illusion। तुम लोग अपने डिसीजन खुद नहीं लेते हो, you guys are motivated to take the decisions, ठीक है। जितने भी ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं, ये सब लोग जो होते हैं, ये सब तुम्हारे साथ, तुम्हारे इमोशन के साथ, तुम्हारे डेटा के साथ इस तरीके से प्ले करते हैं दैट यू गाइस टेक दोज डिसीजंस, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स दैट लॉसेस लूम्स लार्जर देन गेन्स एंड रिस्क प्रेफरेंसेस फ्लिप्स विद द कंटेक्स्ट। सो नाउ स्टॉक्स के अंदर भी ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक पकड़ना होता है तो उस स्टॉक्स के अंदर भी आप अपनी इस रैशनैलिटी को देख रहे होते हो, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें तो ऐसा स्टॉक बताओ जिसका प्राइस कम है, सस्ता स्टॉक पकड़ेंगे, हम 5 रुपए वाला स्टॉक ले लेंगे, 10 रुपए वाला शेयर ले लेंगे, पैनी स्टॉक्स ले लेंगे, वो 10 रुपए वाला शेयर कल को 20 रुपए हो जाएगा, तो मेरे को, या 10 रुपए वाला शेयर मेरे को 11 रुपए भी हो गया, तो मेरे को तो 1 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। तो आई हैव सीन पीपल टॉकिंग लाइक दैट कि अरुण जी कोई शेयर बता दो इन्वेस्ट करने के लिए। सो जब भी मैं कोई शेयर बताऊंगा कि नहीं तो बहुत महंगा है, मेरे को तो वो शेयर बताओ जो 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, जो कल को 50 रुपए का हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी ऐसा शेयर तो मुझे नहीं पता, तो कहना चलो आप ऐसा करो फिर भी 5 रुपए वाला शेयर बता दो, 5 का 6 भी होगा, मैं तो मौज, मेरी तो मौज हो जाएगी। मैं 5 रुपए वाले शेयर को मैं 1 लाख शेयर खरीद लूंगा, 1 लाख का शेयर में मेरा 1 रुपया भी बढ़ गया तो मेरे तो 5 के 6 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा ना सीधा सीधा। मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, 5 लाख रुपए का शेयर अगर मेरा 6 लाख रुपए का हो गया तो मुझे तो 1 रुपया फेयर शेयर के प्राइस में भी जो है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लॉजिकल है, ऐसी सोचती है लोग, है ना। वेयर एज, चलो इसको ऐसे आप लोग बताओ कि अगर मैं बोलूं देयर आर 2 शेयर्स, ठीक है, 2 शेयर्स, पहले का प्राइस है 10 रुपीज, पर शेयर, ठीक है। सेकंड शेयर है आपके पास, मैं इसमें लिख रहा हूँ यार ये चैट बॉक्स में, 1000 रुपीज पर शेयर, ठीक है। इन दोनों शेयर में आपको 1-1 लाख रुपए लगाने हैं, तो किस शेयर में पैसे लगाना पसंद करोगे? फंडामेंटल्स नहीं, सिर्फ मुझे इस प्राइस के ऊपर जवाब दे देना, बाकी मत लिखना कुछ भी। 10 रुपए वाले में ओके, 1 रुपए,
एक सब ऑप्शन एक चुन रहे हैं ना। 10,000 रुपये, कौन अभी 10,000 रुपये वाला? दो सेकेंड। सो वेरी फ्यू आर सेइंग ऑप्शन 2, ठीक है। तो वाई यू गाइज आर फीलिंग लाइक कि 10 रुपये वाला शेयर लेना चाहिए? दैट इज कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। बट एक बात बताओ कि शेयर के प्राइस में जब मूवमेंट आएगा तो वो क्वांटिटी के बेस पे आएगा कि प्राइस के बेसिस पे आएगा? प्राइस के बेसिस पे आएगा। ईदर स्टॉक विल जंप बाय 5% और 10%। अगर 1,000 रुपये वाला शेयर में प्रोबेबिलिटी भी इक्वल है, मान लो 1,000 रुपये वाला शेयर भी 10% बढ़ेगा एक, और 10 रुपये वाला शेयर भी 10% बढ़ेगा, तो दोनों में रिटर्न्स में कोई डिफरेंस आएगा क्या? क्या डिफरेंस आएगा बताओ? क्वेश्चन नहीं समझ आया गाइस? सर रिपीट करना एक बार। आपने 1 लाख रुपया लगा, अब आपके पास 1 लाख रुपए है टोटल। उस 1 लाख रुपए में से आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप 10 रुपए वाले शेयर ले लो, आपके पास 10,000 शेयर हो गए। आपके पास 1,000 शेयर लेने का ऑप्शन भी, आपको 100 शेयर है। अब आपके 100 शेयर के ऊपर जो है वाले शेयर का 10% प्राइस बढ़ गया, और आपके जहाँ पे आपके पास 1,000 शेयर है, सॉरी 10,000 शेयर है, वहाँ पे भी 10% प्राइस बढ़ गया। तो दोनों में कितना प्रॉफिट होगा आपको? कोई डिफरेंस नहीं होगा I think। कोई डिफरेंस नहीं है ना, सब प्रॉफिट तो सेम ही आ रहा है। आपके 1 लाख रुपए पे ही 10% की ग्रोथ आ रही है। नंबर ऑफ शेयर्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं था यहाँ पे। प्राइस की मूवमेंट भी परसेंटेज में आती है। तो आपके लिए हम आज जब प्रैक्टिकली लाइफ में लोगों से मिलते हैं, हम लोगों को समझा समझा के थक जाते हैं कि प्राइजेस रिफ्लेक्ट नथिंग, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। किसी शेयर का प्राइस 1 लाख रुपए पर शेयर है, किसी शेयर का प्राइस 500 रुपये पर शेयर है, या 50 रुपये पर शेयर है, 5 रुपये पर शेयर है। इससे सिर्फ प्राइस से कुछ फर्क पड़ता है क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर? आंसर इज नो। इट इज जस्ट दी साइकोलॉजी विच यू फील, विच मेक यू फील कि मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। आंसर इज दिस की कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आपको जो रिटर्न आनी है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे आनी है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है एक शेयर में, और किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक शेयर में, अगर दोनों को 10% रिटर्न मिलेगी, तो 1 करोड़ वाले को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। 1 लाख रुपए वाले को 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ लॉजिक समझ सही है, क्योंकि अमाउंट ज्यादा था इसलिए ज्यादा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। वेयर एज नंबर ऑफ शेयर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है गाइस? सो प्राइजेस रिफ्लेक्ट नथिंग, beat the price of a stock, beat the price of a mutual fund. People believes कि हमें सस्ता लेना है, ये करना है, वो करना है। प्राइजेस से सस्ता महंगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो द पैरामीटर फ्रॉम विच यू गाइज कैन डिसाइड इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं सस्ता खरीद रहा हूं या महंगा। गॉट इट? सबको कंसेप्ट समझ आ गया? यस। इतनी सुस्ती भरी यस क्यों बोल रहे हो भाई? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। समझ आ गया? प्राइजेस रिफ्लेक्ट नथिंग। अब हम आते हैं स्टॉक्स की रिटर्न पे। तो एवरी स्टॉक रिटर्न कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू 2 फोर्सेस। Number 1 is what company earns and how market values those earnings.
both are measurable and both are influenced by the behavior. अब अर्निंग के ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि अर्निंग पर शेयर क्या है, और अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ होती है। अगर आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहोगे तो आपके दिमाग में ये लॉजिक रहेगा हमेशा कि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं, मैं उसी कंपनी में पैसा लगाऊं जहां पे मेरा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। लॉजिकली बात है। समझ आ रहा है Yes. किसी को? कुछ में डाउट तो नहीं? Yes, sir. बहुत बेसिक है। Yes, sir. तो अब मार्केट में एक टर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब ये जो पीई है, ये जो है ये बिहेवियर है, बस आप तुम समझ लो पी इज इक्वल टू बिहेवियर, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं अपनी फ्यूचर की अर्निंग्स कितनी आने वाली है इस कंपनी की, इसकी प्रोजेक्शन का बेसिस बनाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मैं इस कंपनी को 10 टाइम्स का मल्टीपल दूंगी, 20 टाइम का मल्टीपल दूंगा, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम, ऐसे चलता है फिर वो आगे मल्टीपल। तो मान लो मेरा आज का स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो 100 रुपये पर शेयर का जो मेरा प्राइस टू अर्निंग रेशो है उस पर्टिकुलर शेयर का मान लो 20 रुपये है, 20 है, 2020। तो अब जो मेरा पी है फ्यूचर की अर्निंग्स का आने वाला पी मेरा, मैं देखता हूँ कि मुझे फ्यूचर में अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर अगले साल अपना प्रॉफिट 35% से बढ़ा देगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो आई एम विलिंग टू पे हायर प्रीमियम टू दैट शेयर, क्योंकि फ्यूचर की अर्निंग्स अच्छी आने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है, आई नहीं है, लगता है। तो उसके बेसिस पे मैं सेंटिमेंटल, क्योंकि बाजार में रिएक्शंस सेंटिमेंट्स के आते हैं, तो मैं उसका प्राइस बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो आई एम विलिंग, इफ आई एम विलिंग टू पे 100 रुपीज टू दैट शेयर, मैं कल को 105 रुपये दे सकता हूँ शेयर के, सेम शेयर को खरीदने के लिए, इन द एंटिसिपेशन की फ्यूचर में इसके अर्निंग ज़्यादा आएंगी। मैं 30 रुपीज़ दे सकता, 30 टाइम्स पी दे सकता हूँ, 40 टाइम्स दे सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटिमेंट्स। गाइस आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। तो पी जो है वो एक सेंटिमेंट है, ठीक है। अब पी के बेसिस पे आपके प्राइजेस की मूवमेंट आती है। सो जो स्टॉक की रिटर्न है उसके अंदर दो ब्रॉड पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, उसके ईपीएस में क्या ग्रोथ आ रही है, सेकंड उसका वैल्यूएशन मल्टीपल कैसा है, दैट इज द सेंटिमेंटल चेंज। तो किसी भी स्टॉक की टोटल रिटर्न के अंदर ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, दैट इज द ईपीएस ग्रोथ एंड द पीई चेंज, हाउ इन्वेस्टर सेंटिमेंट शिफ्ट्स द वैल्यूएशन, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अर्निंग्स कैसे कैसे, अर्निंग्स पे किस किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैक्रो ड्राइवर्स होते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कंपनी की, कंट्री की कैसी आ रही है, ठीक है। जब ओवरऑल कंट्री के अंदर ही सेंटिमेंट पॉजिटिव है, जैसे हम आज की डेट में बात करते हैं, हमारे कंट्री के अंदर ओवरऑल सेंटिमेंट्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो आप एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट इज बूस्टिंग, अप्रिशिएटिंग न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कमिंग, तो इकोसिस्टम ऐसा दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से नेशनल ग्रोथ बेनिफिट मिलता है ओवरऑल कंट्री के अंदर, ओवरऑल कंट्री को और कंपनीज को भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आज की डेट में जैसे गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, स्टार्टअप्स होने चाहिए, गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे जाके टाई अप कर रही है, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट to ensure that whatsoever we are people are producing in the nation, be it services or goods, can be exported to the other nations. So the government is ensuring GDP growth, and India being the fastest growing economy, we have this natural advantage nowadays, हमारे पास demographic dividend है, तो इस वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर एक इम्पैक्ट लेके आती है। जैसे समंदर में होता है ना, जब हाई टाइड होती है तो ओवरऑल सी का लेवल बढ़ जाता है, तो हाई टाइड के अंदर क्या होगा, जितनी भी पुरानी बोट्स होंगी जो समंदर के अंदर ऑलरेडी है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। और बिजनेस साइकिल का भी इसमें एडवांटेज चलता है, दैट इज कि आपका बिजनेस किस स्टेज पे चल रहा है। आपका अर्ली स्टेज है तो आपके पास ऑब्वियसली तेजी से आपकी ग्रोथ होती है, फिर एक्सपेंशन में आते हो, फिर पीक होता है, रिसेशन होता है, साइकिल की स्टेजेस होती हैं प्रॉपर। हर साइकिल के अंदर आपको एक अपना एडवांटेज मिलता है, ठीक है। जब रिसेशन में आते हो तो ऑब्वियसली ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसके अलावा जो कंपनी स्पेसिफिक ड्राइवर्स भी होते हैं, क्योंकि
जो बिजनेस साइकिल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का है, जैसे मान लो आज गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पुश है, ठीक है, तो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज को एडिशनल एडवांटेजेस हो रहे हैं। अब मान लो, अब ऑफ लेटली हमने सुना है कि डिफेंस के ऊपर हमारे गवर्नमेंट का बहुत सॉलिड वो है फोकस। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इन इंडिया, ट्राइंग टू सेल टू द ग्लोब। ये तो सब न्यूज़ बड़ी कॉमन है। तो if we are trying to sell it to the globe, it means the domestic defense industry gonna do exceptionally well. That industry is in the expansion stage, and whatsoever business falls into that particular category gonna make huge profits, because उसके लिए buyer जो है readily available है, ecosystem जो है वो उसके favor में है, and if anybody who is willing to expand his business can easily go and make good amount of money, ठीक है। ऐसे ही किसी बिजनेस की साइकिल, जैसे ये फिनटेक वाले प्लेयर्स हैं, ये अर्ली स्टेज में हैं, जैसे एक डिफेंस है वो हमारा एक्सपेंशन स्टेज में है आज की डेट में, उनका मैक्रो बिजनेस साइकिल ऐसा चल रहा है ना। प्रोबेबली जो ये ऑयल वाला जो काम है, ओएमसीज वाला है, ये अपने पीक पे है, प्रोबेबली इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, जो because everybody in the globe is trying to find the alternate sources of the fuels. तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में आई गेस एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। कोई ऐसा है जो इस एग्जांपल से रिलेट नहीं कर पा रहा है, अर्ली एक्सपेंशन और पीक से? ऐसे ही हो रहा है ना एक्चुअली लाइफ में, है ना। Yes, sir. और रिसेशन में अभी कौन सा बिजनेस है बताओ आप लोग? रिसेशन कौन से धंधे में लग रहा है स्कोप ही नहीं होगा, फ्यूचर नहीं है इस धंधे का, बताओ। लाइक आई हैव टोल्ड यू इंडस्ट्रीज, जैसे एक इंडस्ट्री मैंने आपको बता दी कि अर्ली स्टेज में है, जैसे फिनटेक प्लेयर्स हो गए, ठीक है, जो आजकल नई नई मोबाइल एप्लीकेशंस आ रही हैं, नए नए यूजर को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने बता दिया आप लोगों को एक इंडस्ट्री है डिफेंस, जो अपने एक्सपेंशन फेज में है, गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग, है ना। ऐसे ही बता दिया एक अपने पीक पे है, जैसे जो क्रूड ऑयल वाली कंपनीज हैं वो अपने पीक पे हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री बताओ जो रिसेशन में जा रही है, कोई आपके आसपास घट रहा हो, ऐसा कुछ आपके सामने कुछ घटा भी हो ऐसा? ऑब्जर्व नहीं करते हो तुम लोग। बहुत सिंपल है, तुम्हें याद होगा पुराने थिएटर्स थे जो, जिनको मल्टीप्लेक्स रेगुलर बेसिस पे टेक ओवर कर रहा है, आज की डेट में वो कहाँ इंडस्ट्री किस में, रिसेशन में। जिसके पास पुराने थिएटर्स थे, जिसने अपने आप को मल्टीप्लेक्स में इवॉल्व नहीं करा, खत्म है धंधा। इसके अलावा जो पुराने हमारे ग्रोसरी स्टोर्स थे, आज की डेट में उनको कौन टेक ओवर करता जा रहा है? नए नए मॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आते जा रहे हैं, है ना। उनका बिजनेस अब शायद उस लेवल पे एक्सपैंड नहीं करेगा और रिसेशन में आएगा ग्रेजुअली, बिकॉज बायर बिहेवियर इज बीन शिफ्टिंग। जो लोकल कपड़ा बेचने वाले लोग थे, आज उनको कौन रिप्लेस कर रहा है? जूडियो रिप्लेस कर रहा है आके। तो आप मिडिल क्लास की जेब में पैसे तो उतने ही है। पहले वो वही मिडिल क्लास जो था, जो जाता था अपने लोकल दुकानदारों पे सामान लेने, आज वही दुकानदार के पास ना जाके वो जा रहे हैं सामान लेने किसके पास? ग्रोसरी स्टोर्स में, रिलायंस में जा रहे हैं, डी मार्ट में जा रहे हैं, इन द सर्च ऑफ द चीपर प्रोडक्ट्स, एज वेल एज पानी डाले, एज वेल एज they are getting a better experience also, ठीक है। so this is what is happening। तो ये मैक्रो ड्राइवर्स होते हैं जो कंपनी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेकंड होता है कंपनी स्पेसिफिक ड्राइवर, कि उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर टॉप लाइन एक्सपेंशन कैसी हो रही है, कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, उनकी कॉस्ट कितनी एफिशिएंट है। मान लो सेम कैटेगरी में दो कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अब एक कैटेगरी ऐसी है जो ये मान के चलती है कि हमारा मार्जिन एक्सपैंड ही नहीं होगा, बल्कि सॉरी मैं अपना मार्जिन एक्सपैंड कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट एफिशिएंसी कम है। सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लो दो कंपनीज हैं जो दोनों मोबाइल फोन्स बनाती हैं। एक कंपनी की जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 5 रुपये है, एक की है 50 रुपये, या सॉरी एक की है 6 रुपये। तो जो उसकी 5 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ऑब्वियसली उसके पास एक्स्ट्रा विंडो है प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट एफिशिएंट बना ली है सेम प्रोसेस फॉलो करके, लेकिन उसकी मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर हैं।
ठंडा जाता पानी, अभी रुक जा थोड़ी देर। ठीक है, और सेकंड इज मार्केट शेयर, कंपैरेटिव पोजीशनिंग। ये मार्केट शेयर में बड़ा जबरदस्त काम होता है मार्केट शेयर का, दैट एक आपको सबको याद है एक मोबाइल फोन कंपनी थी कॉल्ड माइक्रोमैक्स, सुना किसी ने नाम माइक्रोमैक्स का? माइक्रोमैक्स at some point in time used to command a very good market share in India, and all of a sudden that company went down, है ना, because of the introduction of Oppo and Vivo, because these guys bought the models China से, वो बड़े competitive थे, and then gradually they shifted their manufacturing facility also into the country, and then they started making in India for India, and then started exporting also from India. So that company gone out of the market. So that market share thing also makes a lot of difference, because when you are achieving higher market share in the business category, that you get natural advantages, और आपकी cost obviously because you achieve that economies of scale, so आपके लिए और easy हो जाता है business को आपकी earnings को बढ़ा पाना। ठीक है, ये सब components आपके साथ साथ parallelly चलते हैं। ठीक है, now another thing is the role of sentiments। तो जो हम sentiments की बात कर रहे थे कि सेंटिमेंट जो है ना वो बिहेवियरल कंपोनेंट है, ये तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा कि जीडीपी ग्रोथ कैसे चल रहा है, स्टॉक के प्राइसेस में, बिजनेस का स्टेज कैसा है, कंपनी स्पेसिफिक ड्राइवर कैसे है, उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है तो उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी है तो उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, बिकॉज उनको पता है कि ग्रेजुअली ये कंपनी जो है अपने फ्यूचर में भी प्राइसेस को बढ़ाती रहेगी। वेयर एज सेंटिमेंट्स जो है स्टॉक के प्राइसेस में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट मल्टीपल एक्सपेंशन, मार्केट ऑप्टिमिज्म एक पर्टिकुलर चीज को लेकर जब बढ़ना शुरू होता है तो मल्टीपल बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर फ्यूचर अर्निंग्स। ठीक है, कि आज आपकी अर्निंग्स के मान लो ईपीएस आपका जो है वो 10% से ग्रो कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है बिकॉज यू गाइज आर, योर बिजनेस इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, you are commanding higher market share with every passing day, a lot of people are now willing to take your products. So what I'll feel is that your EPS gonna improve, your PE, I am willing to give you higher valuations for that. ठीक है, another thing is, ये तो पॉजिटिव साइड में होता है, ऐसे ही जैसे मल्टीपल एक्सपेंशन होता है ऐसे ही मल्टीपल कंट्रैक्शन भी होता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे लगता है अरे कंपनी जो है हालांकि इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बट मेरे को लगता है इसका कंपनी का मार्केट शेयर घट जाएगा। आज एक कंपनी जो है फॉर एग्जांपल 1000 मोबाइल फ़ोन बेचती है और 1000 मोबाइल फ़ोन बेचने के बाद उस कंपनी का 1000 रुपये का प्रॉफिट आता है। मुझे लग रहा है अगले साल ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपये आएगा और वो 2000 मोबाइल फ़ोन बेचेगी। ठीक है, लेकिन एक इंडस्ट्री में और कंपनी थी जो 500 मोबाइल फ़ोन बेच रही थी पिछले साल तक और एक्सपेक्टेड है वो अगले साल 2000 मोबाइल फ़ोन बेच देगी। तो आपकी कंपनी को जो पी मिल रहा था और वो पी वैसा नहीं मिलेगा, आपका पी एक्सपेंशन नहीं होगा, आपका पी कंट्रैक्शन होगा। इन स्पाइट ऑफ यू गाइज आर अचीविंग 100% ग्रोथ इनटू योर वॉल्यूम्स एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी, बट यू गाइज आर लूजिंग ऑन टू द मार्केट शेयर। समझे यार? बड़े ब्लैंक से फेसेस आ रहे हैं जिन के दिख रहे हैं मुझे, तो तुम्हारे चेहरे देख के घबरा जाता हूं मैं। समझ आ रहा है ये कि नहीं? ठीक है, तो अच्छा कर्म करने के बाद भी बाजार आपको पनिश कर देता है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर रहा है। तो आपको क्या मेरा क्या फॉल्ट है? आपका फॉल्ट ये था कि अर्लियर यू यूज्ड टू कमांड अ गुड मार्केट शेयर बट यू गाइस आर नॉट कमांडिंग अ गुड मार्केट शेयर नाउ। अगर आपके कंपटीशन का आपसे बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट है, आपसे कम वॉल्यूम के ऊपर भी आप उससे ज्यादा आपको एक्सपेंशन मिल सकता है, उसको पी उसका आपसे ज्यादा हो सकता है बिकॉज उनके प्रोसेसेस बेटर है। ठीक है, ये सारे सेंटिमेंट्स बाजार के अंदर चलते रहते हैं। ऑल थिंग्स हैपन इन द मार्केट, पी एक्सपेंशन पी कंट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द सेंटिमेंट्स। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग in this presentation। ठीक है, and another important driver is that greed fear narrative। ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रीड बिल्ड होनी शुरू हो जाती है कि यार यही खरीद लो। आज जैसे कोविड के फेज में एफएमसीजी कंपनीज के साथ हुआ, सब कह रहे थे घर पे बैठे हुए हैं तो नमकीन बिस्कुट सब तो खाएंगे ही खाएंगे। तो इन दैट फेज कंज्यूमर
डिस्क्रिशनरी जो है, जो कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, वो वाली इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़बरदस्त किया, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जैसे इंडिया के डिफेंस को लेके ओवरऑल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव दैट इंडियन डिफेंस कंपनीज गोना डू एक्सेप्शनली वेल, तो वो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। कई बार एक चीज़ के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं, पूरी की पूरी हर्ड फॉलो करने लग जाती है। जैसे एक फेज ऐसा था हमारी कंट्री में व्हेन एवरीबॉडी यूज्ड टू फील दैट कि फार्मा जो है हमारी कंट्री का, बिकॉज वी आर कॉल्ड दी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम इंडिया को ऐसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ग्लोबली। तो एक फेज ऐसा था, एवरीबडी वांट्स टू पुट देयर मनी इनटू दैट फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स, जेनरिक ड्रग्स के अंदर जो कंपनीज थी उनके अंदर ही पैसा डालना चाहते थे। दैट सेक्टर डिड एक्सेप्शनली वेल। अब उस पहले भी वो लोग उतना ही माल बेच रहे थे, और जो उनकी जेन्युइन पेस थी उसी पेस पे वो ग्रो कर रहे थे। ना तो उनके नंबर्स में कोई एक्सेप्शनल राइज आया, ना ही उनके नंबर में कोई एक्सेप्शनल फॉल आया, बट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल have started chasing them in the search of a heaven, safe heaven, तो उन वहाँ पे हर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। हर्डिंग समझते हो ना, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को चेज करते हैं, तो हर्ड, पूरा का पूरा हर्ड उसको फॉलो कर रहा था, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर का भी एक्सपेंशन, पी का एक्सपेंशन हो जाता है। ऐसे ही व्हेन लॉट ऑफ पीपल थिंक इन द सेम वे दैट वी वांट टू डंप दैट सेक्टर, वी डोंट फील दैट द सेक्टर इज गोना डू वेल, तो लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये ना हमने कई बार देखा है होते हुए स्टॉक्स के साथ, व्हेन वी हैव सीन रीसेंसी बायस। इसके ऊपर ना यार अलग से सेशन करेंगे, विल लेट यू नो बायसेस के ऊपर ना। एक मैंने आपके लिए फिजिकल ऑन ऑफलाइन सेशन प्लान किया है, वो उसके ऊपर आपको सारे बायसेस बताएंगे आपको, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनफैक्ट ये सेशन भी आपका हमारे एक एक्सपर्ट नहीं लेना था, बट बिकॉज ऑफ हिज अनअवेलेबिलिटी वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग हिम। उनकी अनअवेलेबिलिटी है इस सेशन के लिए, अदरवाइज दिस सेशन वुड हैव बीन टेकन बाय हिम ओनली। तो इस सेशन में, पर्टिकुलर सेशन में उनके काफ़ी सारे इनपुट्स हैं विच आई एम ब्रिंगिंग टू यू फ्रॉम हिज डेस्क। तो दिस प्रेजेंटेशन वाज ओरिजिनली क्राफ्टेड बाय हिम ओनली। तो इसको बस मैंने अपने हिसाब से रिफ्रेश कर लिया। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आई लॉस्ट द प्लॉट। वी वर डिस्कसिंग कि ये बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो एक्सपैंड होती रहती है, कंट्रैक्ट होती रहती है। जैसे ऑफ लेटली हमने कई स्टॉक्स के अंदर देखा है कि कई बार देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के बारे में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आती है मार्केट में। एनीबडी रीड बिजनेस न्यूज़पेपर? किसी के घर में आता है न्यूज़पेपर या कोई देखता है न्यूज़पेपर में? कभी ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है? ये तो हर एक न्यूज़पेपर में आता है, आज शेयर बाजार में लोगों ने गवा दिए 10 लाख करोड़, ऐसी सी न्यूज़ आती है ना, आज शेयर बाजार में लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपए गवा दिए। इंडियन मार्केट हैव लॉस्ट its fourth position in the world market capitalization. Now we are at the 6th position in the market capitalization. Investors who have invested, bloodbath in the market, औंधे मुंह गिरे शेयर बाजार, ऐसी सी न्यूज़ेस तो पढ़ी होंगी, सुनी होंगी सबने, है ना। तो ये कभी आप लोग सोचते हो कि अगर किसी, जब ये न्यूज़ आती है कि लोगों ने गवा दिया 1 लाख करोड़ एक दिन में, कभी आता है नंबर कि 1 लाख करोड़ रुपए कमाया तो यहीं से होगा, उन्होंने कहाँ से लाए थे 1 लाख करोड़ रुपए? अगर पीपल हैव लॉस्ट दैट 1 लाख करोड़ रुपीज, व्हाई, हाउ, वन डे, एक ही दिन में शेयर मार्केट में ऐसा क्या हो जाता है कि बाजार 5% गिर जाते हैं? It is all because of the sentiments, because all of a sudden everybody wants to sell and all of a sudden everybody wants to buy, तो मार्केट एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। अभी ऑफ लेटली आई टेल यू क्या हुआ। साउथ कोरिया का नाम सुना है सभी ने? साउथ कोरिया में पिछले 1 साल में, लेकिन थोड़े दिन पहले लेके जा रहा हूँ मैं आपको, बाय प्रोबेबली 1 महीना पीछे चलते हैं। 1 महीना पहले की स्टोरी है कि 1 ईयर रिटर्न ऑफ साउथ कोरियन मार्केट was 170% पॉजिटिव। इट मीन्स अगर आपने 1 साल पहले साउथ कोरिया में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके पैसे की वैल्यू 1,70,000 रुपए होती, नहीं सॉरी 2,70,000 रुपए होती। मतलब कि इतना एक्सेप्शनल प्रॉफिट 1 साल में। अब ये क्यों हुआ? वाई?
because all of a sudden people wants to buy Korean markets. The people are willing to pay higher prices for the same companies which were available. That is why the people who were holding were selling. समझ आ रहा है? ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे उनको साउथ कोरिया में ऑल ऑफ अ सडन ट्रस्ट हुआ एंड दे वर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस फॉर द सेम अवेलेबल कंपनीज. And this is how South Korean markets were able to deliver 170% positive returns in a year. Now, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एक साल में किसी भी कंपनी का प्राइस 200% बढ़ गया, 200 टाइम्स किसी कंपनी का प्राइस बढ़ जाए, सॉरी 200% किसी कंपनी का टाइम्स बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो अब उसको सपोर्ट करने के लिए अपनी अर्निंग्स प्रॉफिटेबिलिटी को भी तो उतना ही बढ़ाना पड़ेगा. अदरवाइज द स्टॉक प्राइसेस विल फॉल. सिंपल है. तो ग्रेजुअली फंडामेंटल्स पिकअप कर लेंगे आके वहां पे, बट अगर वो फंडामेंटल्स वैसे ना आए तो प्राइसेस विल फॉल. तो दैट इज व्हाई मार्केट्स गिव नी जर्क रिएक्शन. गाइस टर्न ऑन योर कैमरास. बार बार एक ही बात, मुझे शक्लें देखने तुम सबकी. आई वांट टू सी फेसेस ऑफ ऑल ऑफ यू. चलो भाई, सेशन कंक्लूड भी करना होता है, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास इतना. मेरी मीटिंग्स फंसी हुई आगे की. तो ये टॉपिक समझ आ रहा है सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी का, कोई क्वेश्चन? तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, दैट प्राइजेस में सेंटिमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एंड द प्राइजेस रिफ्लेक्ट द valuation of the company based on their profitability as well as their sentiments. Got it? ये ऐसा Yes, जिसको sir. समझ ना आ रहा हो. चलो, I assume that you guys are getting everything. चलो, so these are the behavioral drivers किसी भी स्टॉक के प्राइसेस में. दैट इज मल्टीपल एक्सपेंशन, मल्टीपल कंट्रैक्शन एंड बिहेवियरल ड्राइवर्स. समटाइम्स लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू बाय सेम कंपनी, लॉट ऑफ पीपल वांट टू सेल दिस कंपनी. कभी कभी इस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट न्यूज़ बन जाती हैं, जैसे अडानीज जो है हमेशा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें पैरेलली काम करती रहती हैं. ठीक है, नाउ अब हम इसी चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, कि सेंटिमेंट का रोल कैसे आता है. ठीक है, अब एक कंपनी है, उसका ईपीएस जो है वो 10 था, उसको 10 का पीई मल्टीपल मिल रहा था. ठीक है, और उसका जो स्टॉक का प्राइस था वो था 100 रुपीज़. ठीक है, 2025 में सेम कंपनी है. ठीक है, उसका ईपीएस बढ़ के हो गया 15, उसका पी मल्टीपल हो गया 20 टाइम्स, उसका स्टॉक का प्राइस हो गया 300 रुपये. ठीक है, तो इससे आप क्या कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो? कुछ कोई कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है इससे? कुछ किसी को कुछ समझ आ रहा है इससे, कुछ की नहीं? Come on, tell me guys. वेट करना है मुझे, कुछ की नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा तुम लोगों से.
किसी को समझ आ रहा है ये क्या हुआ है? सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? कुछ ही किसी का कोई एनालिसिस है उसके ऊपर? समीर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। हाँ जी सर। बताइए, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप अपना। पी डबल होने से सर प्राइस उसका ट्रिपल हो गया, स्टॉक प्राइस है ना जो। सिर्फ पी बढ़ा? बड़ा सर ईपीएस भी है, पर वो 50% बड़ा, पी 100% बड़ा, यस, तो ज्यादा पी बड़ा। कंट्रीब्यूटर दोनों हुए ना, यस सर। है ना? दोनों चीजें ने कंट्रीब्यूट किया। तो अब लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि ईपीएस का कंट्रीब्यूशन से ही लॉजिकली सोचा जाए तो प्राइस का मूवमेंट होना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन यहाँ पे ईपीएस से ज्यादा वैल्यूएशन में प्राइस में एक्सपेंशन लेकर आया उसका पी मल्टीपल। द सेम कंपनी जो सेम बिजनेस के अंदर है उसका ईपीएस तो बढ़ा सिर्फ 50%, वेयर एज जो सेंटिमेंटल ग्रोथ हो गई उस कंपनी को लेकर वो 100% हो गई। दैट इज वाई द प्राइजेस में जो टोटल रिटर्न आया वो 200% का आ गया। सो मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स केम बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स चेंज इन द कंपनी। और यही उल्टा भी हो सकता था, उसका पी मल्टीपल घट के 5 भी रह सकता था तो उसके प्राइसेस ड्रामेटिकली कम हो जाते। ठीक है, सेम अर्निंग्स रेडिकली डिफरेंट रिटर्न्स। अगर दो कंपनी के आइडेंटिकल बिजनेस के अंदर हों, उनका आइडेंटिकल ईपीएस ग्रोथ हो रहा हो, उस केस में भी दोनों स्टॉक्स बिल्कुल डिफरेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। बहुत सारी बुल मार्केट्स के अंदर सेंटिमेंट्स ही बुल मार्केट्स को लेकर आते हैं, फंडामेंटल्स बुल मार्केट को लेकर नहीं आते। ठीक है, और सेंटिमेंट्स ही जो है वो मेजर ड्राइवर ऑफ रिटर्न्स होते हैं। जैसे कि आज की डेट में जो भी एआई रिलेटेड कंपनीज हैं उनके साथ हो रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर इन द लॉसेस, बट the valuation of all the companies are going high, and because of the high valuations everybody is willing to put their money, because everybody are feeling a FOMO that अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया तो हम अकेले रह जाएंगे जो पैसा नहीं बना के जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि सेंटिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, वैल्यू आपके सेंटिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके फंडामेंटल्स के साथ साथ ही। ठीक है, अब वो कौन से सेंटिमेंट्स के अंदर, सेंटिमेंट्स को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं? वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि बाज़ार में लिक्विडिटी साइकिल्स कैसी चल रही हैं। अगर आपके पास बाज़ार में ऐसा ऑप्शन इस समय काम चल रहा है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो है इकोनॉमी में, तो people will have their surplus money. They will not be willing to put their money into a fixed deposit, and they would like to put their money into the markets where they can make higher returns than a fixed deposit. तो जहाँ पे भी लो इंटरेस्ट रेट होंगे वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी, और बिकॉज ऑफ द हाई अवेलेबल लिक्विडिटी वो लोग अपना पैसा जो है रिस्की एसेट क्लासेस में लगाएंगे। रिस्की एसेट क्लासेस में लगाने से आपके प्राइसेस बढ़ेंगे बिकॉज दे आर विलिंग टू पे हायर। सेंट्रल बैंक अगर उस कंट्री का क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है, इट मींस दैट सेंट्रल बैंक इज इंश्योरिंग दैट दे आर पुटिंग इन मनी सप्लाईज ऑन रेगुलर बेसिस, that also improves the liquidity cycle in the economy, and this also leads towards the positive sentiments in the market. Also, another important aspect is the global liquidity flows. If globally जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इफ दे आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द इमर्जिंग मार्केट्स, और जैसे इंडिया जैसे एक इमर्जिंग इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फॉरेन का पैसा आ रहा है, इस केस में भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है एंड stock prices tend to get higher. Reason is simple, that there is a lot of money flow which is available. Another aspect which is there is because of the media narratives.
बिकॉज जब बाजार चल रहा होता है तो टीवी में या न्यूज़पेपर्स में या व्हाट्सएवर मीडिया यू गाइस फॉलो नाउअडेज will start showing you the bullish headlines, and this bullish headlines, these good things tend to fuel the optimism going on in the market, and this optimism leads towards the higher valuation. Whereas in the bear markets में bearish stories ज़्यादा दिखती है and it amplify fears. When investor loses good amount of money, what happen is that a lot of newspaper publish this on their front pages. A lot of media houses, whosoever is not even connected to the stock markets, also showcasing the bear market news, and fear sells faster. That also leads towards amplifying the fear, and people sell their इन्वेस्टमेंट्स कि मेरे आज 100 रुपए की वैल्यू घट के अगर 80 रुपए रह गई है, एंड आई एम सीइंग बैड न्यूज अक्रॉस द प्लेसेस, बट आई विल डू इज मैं अपने 80 रुपए सिक्योर कर लूंगा. मैं कहूँगा मेरे को 80 मिल रहा है 100 के, कोई बात नहीं, मैं 80 में माल बेच देता हूँ, कहीं 80 के 50 न रह जाए, 50 के कहीं 0 ही ना हो जाए. तो बिकॉज मैं डर जल्दी जाता हूँ तो ये मैं जल्दी बेच जाता हूँ. वेयर एज बुलिश फेजेस के अंदर क्या होता है कि सब बंदे पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरे दोस्त ने 100 रुपए लगाए थे, उसके 150 हो गए, मेरे तो 150 हुए नहीं, चलो मैं भी पैसे लगा देता हूँ. तो उस वजह से बुलिश सेंटिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी विल टॉक अबाउट दिस. और बेरिश के अंदर इसका अपोजिट ओपन होता है, ठीक है. एंड देयर इज लॉट ऑफ ग्लोबल क्यूज ऑल्सो विच makes things favorable and adverse in the markets. जब ग्लोबली जैसे आज की डेट में ग्लोबल रिस्क एनवायरनमेंट चल रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ फाइट्स आर गोइंग ऑन बिटवीन द कंट्रीज. जैसे रशिया यूक्रेन आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ, ईरान यूएस की वॉर हो गई थी अभी, ठीक है. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन साइप्रस का साथ भी इशू चल रहा है उनका, टर्की का. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो रीजनल लेवल पे चलते रहते हैं, जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, बट समटाइम्स इनका भी इम्पोर्टेंस देखना पड़ता है. गाइस गिव मी अ मोमेंट.
Hello. Sorry, guys. I probably have to take another call also in between if it comes. So, I get a call. Give me a moment here. Yes, so back again. So we were discussing on these global cues. तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत सारा रोल प्ले कर रहे होते हैं. एफआईज के फ्लोज कैसे हैं बाजार में, ग्लोबली पैसा सस्ता अवेलेबल है या नहीं है, ये सब मैटर कर रहे होते हैं रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स मार्केट्स आर हैविंग, है ना. हम जैसे बात कर रहे थे अभी कि वॉर की वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाते हैं तो पैसा का इनफ्लो घट जाता है, लोकल इन्वेस्टर थोड़े से डर जाते हैं, इस वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है. वेयर एज जब ग्लोबली सिचुएशन बड़ी अच्छी होती है तो एफआईएस के फ्लोज बढ़ जाते हैं, पीपल वांट टू इन्वेस्ट मोर, है ना. तो उनका रिस्क खत्म हो जाता है, रिस्क का टेंशन खत्म हो जाता है. फिर अगेन लॉट ऑफ थिंग्स and the psychology also create a lot of impact on the valuation and sentiments, that is overreacting on a lot of events. And अभी anchoring and herding behavior मैं आपके लिए special session करूँगा, तो just take a note of it. So sentiment is not random, it is shaped by macro liquidity concerns, media narratives, global capital flows, deep-rooted psychological biases. Recognizing the forces helps investors anticipate multiple expansion and contraction before showing it up in the numbers. तो नंबर से पहले ही सब कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है. सो ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन इज द इंटरैक्शनल मैट्रिक्स. यू गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट आप लोग याद रखो इस बात को, दैट स्टॉक रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ बोथ अर्निंग्स ग्रोथ एंड वैल्यूएशन डायरेक्शन. जो मैं हम पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बार बार यही बताता आ रहा हूँ कि सेंटिमेंटल वैल्यू का और अर्निंग ग्रोथ का पैरेलल एक रिश्ता है बहुत गहरा, और वो गहरा रिश्ता जो है वो प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट करता है. व्हेन अर्निंग ग्रोथ्स आर एक्सपैंडिंग, अर्निंग ग्रोथ्स आर हाई एंड वैल्यूएशंस आर एक्सपैंडिंग, तो एक्सपेक्टेड स्टॉक रिटर्न्स आर वेरी हाई. ठीक है, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो. इट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम्स. there was a phase when earning growths are high but valuation are contracting. तो वहाँ पे उस समय पे आप मॉडरेट अर्निंग ग्रोथ्स जो है आज की डेट में देखते हो, जैसे इंडियन मार्केट्स आर नाउअडेज मूविंग इन दैट अर्निंग हाई एंड वैल्यूएशन कंट्रैक्शन वाले जोन में हम लोग चल रहे हैं. एक ऐसा फेज भी होता है जहाँ पे लो अर्निंग ग्रोथ होती है और वैल्यूएशन एक्सपैंड कर रही होती हैं, तो वहाँ पे मॉडरेट रिटर्न्स बनती हैं स्टॉक के प्राइसेस में. ठीक है, सेंटिमेंट ज़्यादातर स्टॉक्स को कैरी करते हैं. और एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे अर्निंग्स की ग्रोथ भी लो है और वैल्यूएशन भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है. यहाँ पे
डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है, बहुत बुरी पिटाई होती है स्टॉक मार्केट्स की, ये बहुत नेगेटिव फेज होता है मार्केट्स के लिए. सो दिस ऑल्सो हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स नहीं, वेरी फ्यू टाइम्स इट हैपन्स एक्चुअली. जब ये पैंडमिक जैसी सिचुएशन हो जाती हैं, जब जैसे कोविड हुआ था, या उससे पहले टेपर टेंट्रम हुआ था, या उससे पहले सबप्राइम क्राइसिस हुआ था, व्हेनेवर ऑल सच सिचुएशन हैपन्स, ये सारे डबल वैम्बी हो जाती है उस पॉइंट पे, दैट अर्निंग्स एकदम उड़ जाती हैं. पैंडमिक जैसे फेज के अंदर जैसे अर्निंग्स एकदम उड़ गई और वैल्यूएशन तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो प्राइजेस टेक्स अ हिट एंड दे विटनेस अ स्टीप फॉल. एक छोटी सी केस स्टडी है विच आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, विच यू गाइस हैव टू टेक अ नोट ऑफ इट यहाँ पे, एंड एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके ऊपर कि probably I don't know how many of you will be able to relate with this, but एक बार देखो ट्राई करके, if you guys understand. एक 5 साल का स्नैपशॉट है एक कॉर्पोरेट का, एक कंपनी का, जहाँ पे EPS जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से बढ़ रहा है 5 साल तक. उसका स्टॉक का पी जो था वो 20x था. पी 2023 में 5 साल के बाद 25x हो गया, 25 टाइम्स एक्सपेंशन आया है. तो अर्निंग्स ने 116% कंट्रीब्यूट करा है, सेंटिमेंट्स ने 25% कंट्रीब्यूट करा है, एंड टोटल स्टॉक ने 150% का रिटर्न दिया है. तो ये ग्राफ से भी ऐसी बताया हुआ है कि अर्निंग ग्रोथ ने कितना रिटर्न दिया, मल्टीपल एक्सपेंशन ने कम कितना इसमें कंट्रीब्यूट करा, एंड ओवरऑल रिटर्न्स कैसी आ गई. जो हमने पीछे भी एग्जांपल से देखा था, सेम मोर और लेस सेम एग्जांपल है. आई गेस probably many of you will be able to relate with this now. When earning grows, multiple expansion works in tandem. When returns compound powerfully, the hallmark of the great investment thesis. समझ के? The practical implication of for investor is that don't focus on earnings projections, consider valuations. Valuation, it is a stock price for perfection. मैक्रो मैटर्स भी हैं जो हमने सब डिस्कस किए ही हैं, और इन्वेस्टर का बिहेवियर ऑब्वियसली है ही है. इट इज़ अ रिटर्न ड्राइवर फॉर द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म रिटर्न्स. सो एक कंक्लूजन है विच प्रोबेबली एवरीबडी हैज़ टू कीप विद देम इन देयर हेड, दैट इज कि शॉर्ट रन में सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा प्ले आउट करते हैं, ठीक है, बट इन द लॉन्गर रन फंडामेंटल्स को ही बाजार को चलाते हैं. समझ गए? फंडामेंटल्स ही लॉन्गर रन में मार्केट को चलाते हैं. गॉट इट? सो क्या कंक्लूजन है सेशन का आज के? फटाफट से गिव मी 5 responses and then we'll conclude the session. Our meeting lined up very quickly, guys. Tell me who want to summarize this session. कौन करेगा summarize session को? क्या हुआ भाई, सबको बाउंसर लग गई क्या सेशन की? Tanisha wants to say something. Yes, Tanisha. Sir, basically market depends upon both the factors, fundamental framework and behavior of the customers. Right. For long run, fundamentals are like more preferable, but for short run अगर हमें market में stay करना है तो हम sentiments के basis पे भी रह सकते हैं. So यहाँ पे एक सवाल का जवाब दो. अगर आपने किसी एक कंपनी का शेयर लिया है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, सिंपलेस्ट है ना, HDFC बैंक का आपके पास शेयर है, तो यू गाइस व्हेनेवर यू गो आउट यू ऑलवेज फिगर आउट ब्रांचेस हैं HDFC बैंक की, है ना, इजीली मिल जाती है ना तनीषा ब्रांचेस HDFC बैंक की, दिखती है ना सब जगह पे. Yes sir. है ना. तो अगर आपके पास HDFC बैंक का शेयर है, अब ए मार्केट के अंदर आप HDFC बैंक का अगर EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर 15% से ग्रो कर रहा है, और आपके पास अगर HDFC बैंक का शेयर है और पिछले 5 साल से आपको HDFC बैंक के शेयर ने पैसा नहीं बना के दिया है, तो आप क्या करोगे?
Would you keep it? Would you sell it? Would you buy it more? मे बी सर आई विल सेल इट बिकॉज प्रॉफिट तो हो नहीं रहा Okay. अगर मतलब लास्ट 5 इयर्स के अकॉर्डिंग ही देखें. Okay. Anybody else? मुझे लग रहा है सेशन हमें ना ऑफलाइन करना चाहिए था. यस सर बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए. How many of you feel ये सेशन हैवी था आज का? बस 10 लोगों को ही लगता है आउट ऑफ दैट 20 पार्टिसिपेंट्स वी हैव, है ना? 50% जनता को ही लग रहा है. चलो, तो व्हाट वील डू इज, एक तो मुझे पार्टिसिपेंट्स बड़े कम लग रहे हैं सेशन के अंदर. व्हाट वील डू इज, जब भी हम लोग मिलेंगे ना मंडे हम लोग ऑफलाइन करेंगे सेशन. हम लोग इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन को, एंड देन अगला सेशन करेंगे, ठीक है? गॉट इट? फिर केस स्टडी भी आपको तभी दूंगा, ओके सर. ठीक है? Okay, sir. करना है क्या इसको रिवाइज दोबारा? बोरिंग नहीं लगा तुम्हें सेशन? दोबारा सुनोगे इसको सारी टॉर्चर को? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले तो पॉइंट ये बताओ मुझे. बोरिंग तो बिल्कुल नहीं था सर. ये कौन था अभी वो जो तुम ऐसा चेहरा बना के जिसका कोई घोड़ा इमोजी, कौन था वो? आई डोंट नो. चलो करते हैं दोबारा से, फिर कंक्लूड करते हैं. देखो अगर आप लोगों को थोड़ा हैवी लग रहा है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को बेसिक समझ आ जाए, सो दैट यू गाइस व्हेन एवर एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को लॉजिक समझ आने चाहिए ये सेशन करने के बाद, ठीक है? तो हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर सेशन, ठीक है? सो चलो फिर सी यू ऑन मंडे 10:30 आपके स्मार्ट रूम में, ठीक है? Okay, sir. चलो लेट अस कंक्लूड द सेशन देन. बाय बाय. Okay, sir.